वंदे मातरम। मैं विनोद कुमार शुक्ला, अड्डा पर आपका स्वागत है। संसद में लोकसभा स्पीकर के इम्पीचमेंट को लेकर के बहस हुई और वो मतलब इम्पीचमेंट का मोशन जो था वो गिर गया। उसको गिरना ही था, नंबर ऐसे नहीं थे कि वो इम्पीचमेंट का मोशन पास हो। लेकिन इम्पीचमेंट मोशन आया क्यों? इम्पीचमेंट मोशन आया इसलिए कि कांग्रेस और राहुल गांधी का आरोप हमेशा से लोकसभा स्पीकर पर ये होता है कि वो विपक्ष के नेताओं को, राहुल गांधी को बोलने नहीं देते हैं। ये एक बड़ा मसला था जिसको लेकर के उनके चैम्बर में या कई बार उन पर मजाक भी किया जाता है, डिबेट के दौरान भी बोला जाता है। और इस बहस पर 10 घंटे का टाइम दिया गया था और फाइनल जो है चर्चा पर जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चर्चा का केंद्र बिंदु था वही इस चर्चा के पहले दिन गायब रहा। जब चर्चा शुरू हुई तो कांग्रेस के उपनेता प्रतिपक्ष ने इसकी वो की, मतलब उन्होंने इस पर बोला। राहुल गांधी जो खुद जिनका आरोप होता है वो गायब रहे। इसको लेकर के सारे पक्ष पर, सारी बातों पर अलग अलग लोगों ने अपनी बात रखी। लेकिन जो राहुल गांधी को लेकर के बात निकल कर के आई कि राहुल गांधी, जिनका सबसे बड़ा आरोप सबसे ज़्यादा ये होता है कि उनको बोलने नहीं दिया जाता है, उनका माइक बंद कर दिया जाता है और उनके विषय पर जो जिस पर चाहते हैं उस पर डिबेट नहीं होता है। उसको जवाब देते हुए जो बात निकल कर के आई उसमें गृह मंत्री का कहना था, उन्होंने एक संसद की बात की। मतलब 14वीं लोकसभा, राहुल गांधी की उपस्थिति 52%। 15वीं लोकसभा, राहुल गांधी की उपस्थिति 42%। 16वीं लोकसभा 52%। 17वीं लोकसभा 50%। 18वीं चल रही है। जो राष्ट्रीय एवरेज है वो लगभग 75-76 है, 76 से 80 के बीच में। राज्य का औसत 80 के आसपास है। ये एक बात हो गई। दूसरी बात, राहुल गांधी कितने प्रश्न किए? 14वीं लोकसभा 3 प्रश्न, 15वीं लोकसभा कोई प्रश्न नहीं, 16वीं लोकसभा कोई प्रश्न नहीं, 17वीं लोकसभा 99 प्रश्न, 18वीं लोकसभा 42 प्रश्न। राष्ट्रीय एवरेज लगभग 250 का है। अब इन सब के अलावा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जब प्रमुख मुद्दों पर चर्चा होती है तो राहुल गांधी गायब रहते हैं। इस बार तो नेता प्रतिपक्ष भी हैं, बजट सेशन में गायब रहते हैं। उनको भी कर लेते, उन पर भी चर्चा कर लेते हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। शीतकालीन सत्र 2025 अभी बीता है। दिसंबर 2025 में राहुल गांधी जर्मनी की यात्रा पर थे। बजट सत्र 2025 मार्च में 2025 वियतनाम यात्रा पर थे राहुल गांधी। बजट सत्र मार्च 2023 यूके और अन्य देशों की यात्रा पर थे। बजट सत्र मार्च 2018 सिंगापुर और मलेशिया। मानसून सत्र 2020 विदेश यात्रा के कारण पूरे सत्र में अनुपस्थिति रहे। बजट सत्र 2015 तुरंत की सरकार बनी हुई थी, लगभग 60 दिनों के लिए विदेश यात्रा पर थे। विदेश यात्रा पर राहुल गांधी रहते हैं। जो विषय हैं महत्वपूर्ण मतलब उन पर गायब रहते हैं और आरोप सरकार पर कि वो उनको बोलने का मौका नहीं देती है। अब 16वीं लोकसभा में मतलब 14, 15, 17, 18 में राष्ट्रपति के अभिभाषण धन्यवाद पर भाग नहीं लिया। 16वीं में बजट में चर्चा पर हिस्सा नहीं लिया
किसी भी सरकारी विधेयक पर चर्चा नहीं करते। 17वीं लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर नहीं बोले, 19, 20, 22, 23 बजट पर नहीं बोले। सरकारी मतलब ऐसा ही हाल लगभग सब उसमें रहा। अब इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि राहुल गांधी बिना बताए इन सब यात्राओं पर चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, जबकि वो Z+ सिक्योरिटी उनके पास रही है, पहले SPG थी। इस तरह की जो जिनको सिक्योरिटी होती है उनको अपनी सुरक्षा को लेकर के सरकार को जानकारी देना आवश्यक होता है, और वो बिना बताए इस तरह की उससे गायब रहते हैं, और ज़्यादातर उन जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ पर भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ बातें होती हैं, चाहे कम्युनिस्ट जो है वियतनाम के हों, चाहे डीप स्टेट अमेरिका और ब्रिटेन का हो, या और अन्य जगहों यूरोप का हो। तो कुल मिलाकर के जब आप इस तरह के विषयों पर ज़्यादा चर्चा करते हुए नज़र आते हैं। कल हरियाणा में एक शादी परसों में गए थे राहुल गांधी, और उन्होंने जिस चर्चा के केंद्र में वो थे, स्पीकर के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव आया था, उस पर न चर्चा करके वो एक शादी में चले गए थे। शादी जरूरी थी, इस बिल्कुल जाइए आप, शाम तक आप पहुंच जाते, आपके लिए उतना महत्वपूर्ण था तो, लेकिन चर्चा के समय, कम से कम चर्चा शुरू होते समय तो संसद में हो सकते थे। खैर, अब इसके अलावा जो प्रमुख विधेयक जिनकी चर्चा के समय गायब रहे, चाहे भूमि अधिग्रहण संशोधन हो, GST विधेयक हो, आधार विधेयक हो, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 370 में गायब रहे, नागरिकता संशोधन विधेयक, कृषि कानून, महामारी रोग संशोधन विधेयक, दिल्ली MCD विधेयक और भारतीय न्याय संहिता, ये कुछ महत्वपूर्ण विषय की चर्चा है जब वो नदारत रहे। अब इसमें एक और बात समझते हैं कि ये जो बात है वो विपक्ष भी इसमें शामिल है। तो विपक्ष ऐसा कर क्यों रहा है? विपक्ष लगातार सभी संवैधानिक संस्थाओं पर हमलावर है। अभी प्रेसिडेंट के साथ जो वेस्ट बंगाल में हुआ सबको मालूम है। कांग्रेस के पिछले नेता प्रतिपक्ष मतलब लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपत्नी कहते हैं राष्ट्रपति को, और उसके बाद गलती मानने के बजाय कहते हैं कि भाषा की जानकारी नहीं थी इसलिए निकल गया। सुप्रीम कोर्ट पर अगर मनमाफिक फैसला नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट पर आक्रमण करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलते हैं। इसके अलावा अगर अन्य कोई संस्था है उस पर बोलते हैं। अभी नया राहुल गांधी ने शुरू किया है, वोट चोरी का एक नारा दिया है, चुनाव आयोग के खिलाफ और मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कैंपेन चला रहे हैं। और इस मामले में, मुख्य चुनाव आयुक्त के मामले में, चूंकि बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर के बहुत एक्टिव हुई है, ये एक्टिव हुआ है चुनाव आयोग, तो ममता बनर्जी को भी तकलीफ हो रही है, और वो भी इस मामले में। अब यहाँ पर भी एक नहीं है। जैसे जब असेंबली के स्पीकर के इम्पीचमेंट की बात हो रही थी तो उस पर इन प्रिंसिपल सहमति नहीं थी तृणमूल कांग्रेस, लेकिन चूंकि उसको अब मुख्य चुनाव आयुक्त के इम्पीचमेंट के लिए कांग्रेस के समर्थन की जरूरत है, इसलिए एक दूसरे को समर्थन करने के लिए तैयार हो गए। तो जहाँ पर सैद्धांतिक रूप से सहमति नहीं है लेकिन समर्थन की जरूरत है, वहाँ पर संविधान को, वहाँ पर सिद्धांत को भी ताक पर रख करके एक दूसरे को समर्थन करने की बात हो रही है। तो या तो सिद्धांत की बात हो सकती है या अपॉर्चुनिज्म की बात हो सकती है। खैर, अब इस पूरे मामले में जो विपक्ष की भूमिका रही है कि वो किस तरह से संवैधानिक संस्थाओं के बारे में गलत बयानी करते हैं, उनका माखौल उड़ाते हैं। जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कल्याण बनर्जी ने की थी, उसके बाद लोकसभा में कल्याण बनर्जी ने मिमिक्री की थी ओम बिरला की, और जब
जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे थे कल्याण बनर्जी, तो राहुल गांधी उसका वीडियो बना रहे थे। महुआ मोइत्रा इसी तरह की बात करती हैं। उसके अलावा सायली घोष, चाहे उसके अलावा डेरेक ओब्रायन या और कोई नेता हो, वो सब इसी तरह की बात करते हैं, जहां संवैधानिक संस्थाओं का माखोल उड़ाते हैं, संवैधानिक संस्थाओं की बात नहीं सुनते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को संवैधानिक संस्थाओं को दरकिनार करके अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। जब क्या है ये वक्त को लेकर के जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनी थी, वहाँ पर हिंसक हो गए थे, बोतलें फोड़ी गई, और इसमें कल्याण बनर्जी, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लोग शामिल थे। तो जब इस तरह की संस्थाओं को आप मानने के लिए नहीं तैयार हैं और आप ये चाह रहे हैं कि आपका एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, आप प्रधानमंत्री से बड़े हैं, आप राष्ट्रपति से बड़े हैं, ये मैं राहुल के संदर्भ में कह रहा हूँ, आप जुडिशरी, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बड़े हैं, आप लोकसभा में ये कहते हैं कि मुझे बोलने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, इस तरह की अज्ञानता को आप क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर लोकसभा में बोलने के लिए आपको पहले से अनुमति लेनी पड़ेगी, बिना अनुमति के नहीं बोल सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष भी बिना अनुमति के नहीं बोल सकता है, और अनुमति ही लेनी पड़ेगी, बिना अनुमति के नहीं बोल सकते हैं। तो जब अज्ञानता का ये स्तर हो, तब आप इसी तरह के काम करते हैं। किस तरह के काम करते हैं? तब आप स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाइएगा, तब आप हाई कोर्ट के एक जस्टिस पर इसलिए अविश्वास प्रस्ताव ले आइएगा, इम्पीचमेंट मोशन ले आइएगा, इसलिए कि वो आपके वोटर जो है, आपका जो माइनॉरिटी वोटर है, जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है, उस नैरेटिव को के खिलाफ जाता है। आप स्पीकर के खिलाफ ले आइएगा इंटिमिडेट करने के लिए, आप लोकसभा के राज्यसभा के चेयरमैन को इंटिमिडेट कीजिएगा जिससे वो आपके दबाव में आए, आप डिसरिस्पेक्ट कीजिएगा, राष्ट्रपति को पुअर बोलिएगा, आप राष्ट्रपति को के बारे में इस तरह की बात कीजिएगा, आप राष्ट्रपति को जो प्रोटोकॉल है नहीं दीजिएगा। तो ये है विपक्ष का चरित्र। और ऐसा ही हाल दक्षिण की पार्टियों का भी है कमोवेश, वहाँ भी इसी तरह का डिसरिस्पेक्ट है जो संवैधानिक संस्थाएं हैं। तो आज जिस तरह से राहुल गांधी के बारे में बातें निकल कर के आई, या जो ललन सिंह ने ममता बनर्जी के बारे में बोला था जब वो इन्फिल्ट्रेशन को लेकर के बहस करना चाह रही थी, और उनकी बात नहीं सोमनाथ चटर्जी ने सुनी और उन्होंने पेपर फाड़ के उनके मुंह पर फेंका, उसके बाद भी नहीं, तब शायद पार्शियल नहीं थे, मतलब तब इम्पार्शियल थे सोमनाथ दा। अभी जब सबसे ज़्यादा विपक्ष को टाइम दिया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है, तब इम्पार्शियल नहीं दिखे, पार्शियल दिखे ओम बिरला। और ये जो नैरेटिव है, ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाती है, लेकिन जनता को सब मालूम है। और इसीलिए लगातार मैं पश्चिम बंगाल पर फिर कभी चर्चा करेंगे कि वहाँ पर क्या होता है, लेकिन बाकी जगहों पर लगातार जहाँ पर रीजनल पार्टीज़ और कुछ और फैक्टर्स नहीं काम कर रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस लगातार दरकिनार होती हुई नज़र आ रही है इलेक्टोरली। और अगर इसी ढर्रे पर चली तो कांग्रेस और भी रसातल में जाती हुई दिख रही है, जिसको सुनने समझने के लिए नहीं तैयार हैं। उसका एक और उदाहरण देकर के अपनी बात ख़त्म करता हूँ। जिस तरह से राहुल गांधी ने बोला AI पर कांग्रेस, यूथ कांग्रेस के लोगों ने दिखा दिया, मज़ा चखा दिया, वो बताता है
कि किस तरह की एंटी इंडिया सेंटिमेंट पर कांग्रेस आजकल काम करती हुई नजर आ रही। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।